हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। चलो बच्चों, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया था, अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। देन अब अपन बात कर रहे हैं आज हमारे नए टॉपिक की, और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अगर आपको फील मैं ऐसी दिलाऊंगा, आप लोगों को लगेगा कि यार हमने वास्तव में सर बहुत प्यारी फिजिक्स पढ़ी है। देखना आप लोग इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी से लग जाओ बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फील आएगी आपको। और हर एक चैप्टर के बाद में अपन करंट अपना जो डाउट सेशन है, उसको डाउट क्लियरिंग सेशन है, उसको भी रखेंगे। तो देखो, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाई करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट का मतलब क्या है एक्चुअल में। जब आप कोई भी एक तार लेते हैं, देखो ये आपके पास एक तार है, ठीक है जी। एक तार जब हम लेते हैं तो बच्चों इस तार के अंदर एटम्स तो पहले से ही होते हैं। देखो ये रहे एटम्स, ठीक है जी। ये एटम्स पहले से ही इसके पास है ना। अब ये एटम्स हमारे पास हैं, एक तार है उसमें एटम्स है। एटम्स हम ऐसे लेंगे जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका अपने इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण बहुत ही कमज़ोर हो, अफेक्टिव फोर्स कम हो, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हो टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, वही समझ में आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ, देखो इस एटम को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैं इसको दूंगा, ठीक है, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल स्टेट के अंदर वो चार्ज नहीं हो सकता। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे ना बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, अगले को, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगले को, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगले को, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगले को, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि इस एंड से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है वो कौन सा है, वो जो इस एटम के पास था वो, या जो ये यहाँ से दिया वो। पहले थोड़ा एक बेसिक समझ लो आप, फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो ये एक बेसिक कहानी है कि जब एटम्स होते हैं तो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन तो पहले से होते हैं। हमने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से देते हैं तो हर एटम इलेक्ट्रॉन जो है अपना आगे ट्रांसफ़र करता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है। तो इस एंड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो हमने इस एंड से दिया था, नहीं, जो इस एटम के पास था उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसको कहाँ से मिला, पिछले वाले से। इसको कहाँ से मिला, उससे पिछले वाले से। इसको कहाँ से मिला, बाहर से। इसका मतलब अगर इस तार के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो है क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से देंगे यहाँ से निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, तो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी को बोलते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम यूज़ करेंगे। ओके और नोट ओके, पहली चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अब आप लोग ये सोचोगे बच्चों कि एक्चुअल में, बच्चों अब आप एक्चुअल में ये सोचोगे कि यार ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। तो ये अपन केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं या पढ़ लोगे आप लोग, कि आप लोग वहाँ पर क्या करते हो, एक आप क्या करते हो वहाँ पर केमिकल्स लेते हो आप। मैं इसको एक शॉर्ट में ही दिखा रहा हूँ, ऐसे एक डब्बा दिखा रहा हूँ। ये मान लो आपका एक सेल है। सेल का काम क्या होता है, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो मान लो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ये आप नेगेटिव दिखा दोगे। यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है, एक सब्सटेंस ऐसा है, एक केमिकल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और यहाँ पर एक सब्सटेंस ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। बच्चों मान लो ये तार बहुत बड़ा सा है, इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ एक ऐसा केमिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ एक ऐसा केमिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो इस सेल का काम क्या हो गया, सेल का काम हो गया इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। जैसे मान लो यहाँ पर एक केमिकल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो वो इस एटम को मिल जाएगा, और ये एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन अगले को, ये अपना अगले को, अपने अगले को, अपने इलेक्ट्रॉन अगले को दे देगा, तो यहाँ वाला जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लेगा, ये वाला केमिकल। तो इस तरीके से सेल का काम है इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करते रहना। और इस तार के अंदर जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको केवल एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रिफ्ट करवाना, उनको मूवमेंट करवाना क्या कहलाता है, आपके पास में करंट कहलाता है। सो फाइनली एक छोटा सा हमारे पास कंसेप्ट डेवलप हो गया कि जब हम एक बैटरी इज़ नथिंग, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अपन बैटरी बोलते हैं, इसका मतलब हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल हमने जोड़ रखे हैं। और अगर मैं एक सिंगल सेल की बात करता हूँ तो मतलब एक इंडिविजुअल जो यूनिट है हमारे पास, जो कि वहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवा रहा है, मूव करवा रहा है, मूव करवाने का काम कर रहा है, वो हमारे पास सेल या बैटरी है। इज़ दैट क्लियर और नॉट। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं से जनरेट नहीं होते, वो केवल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, करंट बोलते हैं। यानी कि जो मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट, हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वायर इज नोन एज
करंट। पहली चीज़, इसको हम करंट बोलते हैं, यानी कहीं पर अगर एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, एक नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि वहाँ पर करंट है। दूसरी बात, करंट एक्चुअल में डिफाइन क्या होता है, करंट को अगर एक्चुअल में मुझे डिफाइन करना है तो करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है जी। और ये होता है एक्चुअल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है जी, थ्रू परपेंडिकुलर एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। देखो मैं इसको समझाना चाहूँगा कि मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है जी, ये आपके पास एक वायर है और इस वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स रखे होंगे, हम उनको बना दिखा तो सकते नहीं क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो एक इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है आपके पास, इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड में कितने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर से फ्लो हो रहे हैं। इज डेट क्लियर और नॉट। तो इसको भी अपन यहाँ लिखेंगे। अपन यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो यहाँ तो नेगेटिव बनाएंगे, इधर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अभी और भी चर्चाएँ करेंगे, रुको पहले। यहाँ नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये तो अपन जानते ही है, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करेगा, यहाँ से लूज़ करेगा, और यहाँ जो केमिकल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा। तो बच्चों एक बार नोट कीजिए इसको। अब देखो यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपके सामने और करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। तो देखो आप लोगों के सामने सारी चीज़ें दिख रही है। मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो व्हाट डू यू मीन बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि भाई जो चार्ज है वो कितनी स्पीड से यानी कि फ़्लो कर रहा है। अब यहाँ पर चार्ज फ्लो होने का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है वो देखना पड़ेगा। तो देखो आप लोग, मैं कहता हूँ कि मान लो आपके पास एक वायर है और इस वायर के अंदर ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं बच्चों। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है जी। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट होगा क्या होगा, करंट होगा। यहाँ पर जो अपन करंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है जी। एंड व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका मतलब है कि चार्ज अपॉन टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो बात करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से कितना चार्ज गया, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो चार्ज कितना जा रहा है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डेट इज नोन एज ई। हम इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वी नो। एंड इफ़ n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, इफ़ n इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड वी से सिंपली NE। सो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा Q/T वो कितना होगा, NE/T। तो दिस इज़ नोन एज करंट। ओके और नॉट ओके, वी नो। मैं आपको एक बार ये पुनः बच्चों समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, बिल्कुल एनर्जेटिकली अपन इस चीज़ को समझेंगे बच्चों कि यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसी के कारण यहाँ पर चार्ज का फ्लो हो रहा है। सो वी कैन से डेट कि यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब चार्ज किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर मैं कहता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो मैं कहूँगा इतना चार्ज जा रहा है, और अगर मैं n इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो कितने जा रहे हैं, कितना चार्ज जा रहा है, NE। सो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देखो अब मेरी बात सुनना, अब मैं यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो कूलम पर सेकेंड लिख सकता हूँ, ओके और नॉट ओके। इस कूलम पर सेकेंड को अपन यहाँ पर एम्पियर भी ले सकते हैं, सिंपली एम्पियर, एंड वी कैन रिप्रेजेंट एम्पियर बाई सिंबल A, ओके और नॉट ओके। तो ये आपको थोड़ा सा अब आपको समझ में आ गया होगा। इस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी। इज दैट क्लियर और नॉट। चलो पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, ओके। नोट कीजिए आप इसको। अब देखो इस बारे में अगर अपन थोड़ा सा चर्चा कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी मैं दे रहा हूँ कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर करंट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो, यस और नो। जैसे मैंने कहा कि इफ़, क्वेश्चन में दे दिया मैंने, इफ़
3 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले सकते हो आप, कहीं पर भी बैठ सकते हो। मान लो आपके पास, आप ऐसे सोचो कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है, खूब सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं सभी, और ऐसी 3-4 लाइन है बच्चों लोगों की, बैठे हुए हैं आराम से। अब आप कहीं पर भी एक पर्टिकुलर जगह खड़े हो गए, आप देख रहे हो कि वो सभी लोग जो हैं वो लड्डू, एक व्यक्ति एक अगले व्यक्ति से लड्डू ले रहा है, अपना लड्डू अगले को दे रहा है, मतलब लड्डुओं का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उस पूरी लाइन में अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो लड्डुओं का ट्रांसफ़र चलता जा रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो जाओ, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो जाओ। फिर आप वहाँ के सामने का जो परपेंडिकुलर, जो लड्डू जा रहे हैं, जो लड्डू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन जो उन लड्डुओं की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, ऐसे उस पर आप खड़े हो जाओ। और फिर आप वहाँ पर देखो कि पर सेकंड में कितने लड्डू ट्रांसफ़र हुए। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ये करंट है। आप ये इमेजिन करो कि वहाँ पर खूब सारे एटम्स बैठे हैं एक वायर के अंदर, उसके अंदर आप किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो जाओ, एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लो, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का आपको एक एरिया लेना है, क्रॉस सेक्शन लेना है। और आप वहाँ पे खड़े हो जाओ और आप देखो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है जी। तो देखो 3 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं, आर फ्लो पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, पर सेकेंड में बोल ही चुका हूँ। देन कैलकुलेट करंट। तो देखो बड़ा आसान है बच्चों, आपके पास एक वायर है, बिल्कुल आराम से समझ के अपन बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे चीज़ें। मैं जानता हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से फ्लो हो रहा है उनकी नंबर्स मुझे दे रखे हैं। कितने नंबर्स दे रखे हैं? 3 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। वी नो डैट इतने इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो मैं जानता हूँ करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चों? 3 × 10⁻20। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं चार्ज को? n × e/t। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इतने, और e कितना होता है 1.6 × 10⁻−19, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो आपके पास ये कूलम पर सेकेंड। देखो चार्ज को आप कूलम में लिख रहे हो, टाइम सेकंड में लिख रहे हो, तो कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को आप एम्पियर लिख सकते हो। देखो अब आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है जी। पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 जा कितना हो गया आपके पास? 48। ओके और नॉट ओके? तो ये 4.8 आ गया, और यहाँ पर आपके पास एक जीरो बचेगा, यस और नो? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 48 एम्पियर। तो ऐसा जो तार होता है उसको, उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा? 48 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ओके और नॉट ओके? नोट कर लीजिए बच्चों इसको। आई होप आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो आउट कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो करंट है वो कितना आएगा? ये आएगा बच्चों। नेक्स्ट, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं अपन चीज़ों को, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। इज डेट क्लियर और नॉट? इसका मतलब करंट इज नथिंग, इट इज़ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि इफ़ 3 एम्पियर, मान लो आपने सुना भी होगा 3 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर का वायर। देखो मैं आपको अभी इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा कि 3 एम्पियर का जो आपके पास है एक वायर है, इफ़ 3 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो इन ए वायर, ठीक है जी। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड भी बोल सकता हूँ, 5 सेकेंड भी बोल सकता हूँ, इन 5 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो सिंपल सी बात है वो ये कि आपके पास एक वायर है, ठीक है जी। ये उसका कोई भी एक परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ ले लेता हूँ। इस क्रॉस सेक्शन पे जब मैं खड़ा हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए दिख रहे हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए दिख रहे हैं, और वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर जो करंट है वो 3 एम्पियर है, यानी 3 कूलम पर सेकेंड यहाँ पर आपके पास, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कूलम पर सेकेंड आपके पास में यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? तो वी नो डैट Q/T, I = Q/T, एंड वी राइट इट एज N/T। सही है, Q क्या है? नंबर ऑफ, देखो यहाँ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसका चार्ज कितना होता है? E। तो N इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? Ne।
अब आप आई को कितना ले सकते हो 3 एम्पियर, एन क्या है अपन को फाइंड आउट करना है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि यहाँ टाइम अगर पर सेकेंड होता तो आप यहाँ 1 लिखते, अब 5 लिख रहे हो तो 5 लिखोगे, इसीलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 टाइम्स ज़्यादा आएंगे। अगर आप यहाँ 1 लिखते तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना होता 1, और आप 5 लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई कितना होगा 5। तो आप 5 सेकंड ले रहे हो, 5 सेकंड तक आप काउंट कर रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 5 टाइम्स ज़्यादा आ जाएंगे। और अगर 1 सेकंड की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन 5 टाइम्स कम आते। तो यहाँ पर जितना टाइम लिखोगे वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम था कि अगर यहाँ 1 सेकेंड लिखता तो यहाँ 1 आता, तो इलेक्ट्रॉन जो है जो भी आते। लेकिन अब यहाँ 5 सेकेंड लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैंने 5 सेकेंड तक देखा, तो 5 सेकेंड तक तो 5 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, सो 5 टाइम्स ज़्यादा कर दिया। तो ये आ गया आपके पास 15, 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों +19, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आपके पास 16 हो गया बच्चों। इस पॉइंट को भी आगे ऊपर ले जाओ तो आप इसको 1 डेसिमल ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ले जाओ तो ये आप 19 की जगह कितना कर दो 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट 0.93 के करीब आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको आप चाहो तो 9.3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ गए। इज दैट क्लियर और नॉट? इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं 5 सेकंड में तो हम कह सकते हैं ऐसे वायर के अंदर 3 एम्पियर करंट जा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, चलो इसको कर लो बच्चों। नाउ मैं आपको छोटी मोटी बातें इसमें और बताता हूँ। तुमने कभी बेटा आप लोगों ने कभी ये चीज़ देखा होगा कि 2 एम्पियर वायर, 2 एम्पियर, एक ऐसा वायर है जिसमें 2 एम्पियर जा रहा है, एक ऐसा वायर जिसमें 3 एम्पियर करंट है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कूलम पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। अब देखो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपके पास। देखो मैंने कहा इन विच वायर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन ऐसे बनाया मैंने एक चीज़ सिखाने के लिए, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड इन ए वायर पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन। अब देखो बच्चों, इन विच वायर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन इफ, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे दिए, एक तो आपको मैंने दे दिया 3 एम्पियर वायर, ठीक है जी, और एक दे दिया मैंने आपको ए यानी बी दे दिया आपको 2 एम्पियर वायर। अब मैं आपको एक बात पूछूं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाई 3 एम्पियर वायर। तो जो 3 एम्पियर वायर है इसका मतलब ये है कि 3 कूलम पर सेकेंड, और इसके अंदर 2 एम्पियर वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 एम्पियर वायर का मतलब क्या हो गया 2 कूलम पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इज डेट क्लियर और नॉट? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर चार्ज ज़्यादा फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, इसमें चार्ज कम फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इसमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी नो डेट I बराबर Q/T एंड Q इज रिटन एज NE/T। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जब ही करंट कम होगा, या यूँ कहें करंट कम है, इस वाले वायर में करंट कम है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करने हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक व्यक्ति, कुछ बच्चे बैठे हैं, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल तत्पर, ठीक है, एनर्जेटिक बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैंने कहा कि मैं एक ही लाइन बना रहा हूँ बच्चों की, एक ही लाइन, सिंगल लाइन, एक लाइन है जिसमें एक ही लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, और उसमें मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर है ना वो 100 लड्डू पर सेकंड ट्रांसफ़र करें। तो तुम कहोगे सर 100 लड्डू तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, बहुत तेज़ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। मैंने कहा करो, बच्चे बहुत एनर्जेटिक थे, आप लोगों की तरह प्यारे से बच्चे थे, तो हैं अभी भी, तो उन्होंने फटाफट 100 लड्डू जो है पर सेकंड ट्रांसफ़र किए, लेकिन बहुत दिक्कत आई उनको। अब मैंने कहा कि मैं उस एक लाइन से 1000 लड्डू पर सेकंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो तुम कहोगे सर वैसे तो सभी बच्चे एनर्जेटिक हैं, सब बहुत ही तत्पर हैं, लेकिन मान लो उनमें से कोई एक बच्चा अगर बीच में कोई आलसी निकल गया, तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर वो आलसी है तो पूरे के पूरे बच्चों की जो दुनिया है वो प्रभावित हो जाएगी। मैंने कहा कैसे? क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करेगा, लड्डू ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जब तक बाकी सब भी नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चा मान लो थोड़ा कम आलसी, लेकिन उसको दूसरों को देखकर मोटिवेट हुआ है, 1000 लड्डू जो है वो पर सेकंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे की जीभ बाहर आ गई।
यस और नो? तो जाहिर सी बात है वहाँ 1000 बच्चों का ट्रांसफ़र, 1000 लड्डुओं का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा बच्चों पर सेकंड में। इसीलिए अगर मैं चाहता हूँ कि मोर नंबर ऑफ़ लड्डूज़ ट्रांसफ़र हो, तो मुझे नंबर ऑफ़ लाइन्स यानी नंबर ऑफ़ जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स है पर किसी क्रॉस सेक्शन पे वो ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इज़ डेट क्लियर और नॉट? इसीलिए अगर मैं, वही बात है कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करवाना चाहता हूँ तो मुझे वायर थोड़ा मोटा लेना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो वहाँ प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा हों, ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ज़्यादा हो पाए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ थिक वायर लेते हैं बच्चों। इसीलिए आप जब इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो जब आपने सुना होगा अपने घर में भी पावर पॉइंट, ठीक है ना, तो पावर पॉइंट वाले होते हैं उनमें 6 एम्पियर का वायर होता है, यानी उनमें मोटा वायर होता है बच्चों। जो वायर मोटा होगा उसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर सेकंड में ज़्यादा हो सके। अगर आप एक पतले से तार के अंदर बहुत ज़्यादा करंट को फ्लो करवाओगे तो उस पतले से तार के अंदर जो बैठे हुए एटम्स हैं उनकी जीभ बाहर आ जाएगी, यानी वो तार जो है वो गर्म हो जाएगा और वो बच्चों जल जाएगा। इज डेट क्लियर और नॉट? इसीलिए इसके अंदर जो वायर होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो वहाँ पर कितने एम्पियर का आप वहाँ पर करंट फ्लो करवाना चाह रहे हो, पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाना चाह रहे हो, इस बात पर भी वहाँ पर डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों देखो आप लोग कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें सीख रहे हो। ओके और नोट ओके? तो देखो ये आप चीज़ों को मैंने आपको सिखाई है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपन इसके आगे की कहानी पर। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे अपन और उसी चीज़ों को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग जो जो चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ, हाँ इनमें अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो बच्चों हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, फ्यूचर आप लोगों के हाथ में अपना, आप लोग डाउट क्लियरिंग सेशन पे बिल्कुल बेबाक होकर आप जो आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी अपनी एक क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो आप उसमें अपनी जो डाउट्स हैं उनको पूछें बच्चों। ठीक है जी, देखिए अब आगे की बातें करते हैं। अब आप इसके आगे जो कहानी है अपन बात करते हैं, तो नोट डाल लेते हैं अपन। छोटा सा नोट अपन इसलिए डालते हैं ताकि अपन एक नई हेडिंग ना डालकर उस जो अपन हेडिंग डाल चुके हैं उसी में कुछ छोटी मोटी बातें और पढ़ सकें। हम जानते हैं बच्चों एक वायर जब हम लेते हैं, ठीक है जी, ये आपने एक वायर ले लिया, इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप खड़े हो गए, इस क्रॉस सेक्शन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, राइट है जी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो किसी इंस्टेंट पर, मैं ये मान लेता हूँ कि किसी इंस्टेंट पर, एट स्मॉल इंस्टेंट, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर स्मॉल इंस्टेंट है dt, ओके, तो यहाँ पर स्मॉल चार्ज जाएगा बच्चों dq एंड वी राइट एट करंट, तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा देन इंस्टेंट, ध्यान देना बच्चों, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी क्षण पर। इंस्टेंटेनियस जो करंट होगा बच्चों यहाँ पर वो अपन लिखेंगे I बराबर dq/dt। तो किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर मान लो इतना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इतना करंट उसमें आएगा। इज डेट क्लियर और नॉट? नाउ बच्चों मैं यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मान लो आपके पास अगर करंट जो है वो आपके पास में मान लो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बनाऊँगा अब इस चीज़ पे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर मैंने कहा कि मेरे पास वेरिएबल चार्ज है, देखना सुनना, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वेरिएबल चार्ज है, तो जब हमारे पास चार्ज कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस भी वही होगा, एवरेज भी वही होगा। लेकिन अगर चार्ज वेरिएबल है, यानी अगर अपने पास चार्ज है वो वेरिएबल है, इसका मतलब क्यू जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। आप समझते हो ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया कि क्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा, लाइक दिस, ऐसे 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 मैं दे दूँगा आपको, देखो चार्ज दे दूँगा मैं आपको, जैसे 3t² + 4t, सही है कि नहीं, ऐसे कूलम, इसका मतलब यहाँ t की वैल्यू बदलेगी तो चार्ज भी बदलेगा, एज लाइक दिस। ओके और नॉट ओके? तो चार्ज बच्चों अगर चेंज हो रहा है तो फिर करंट अपन कैसे निकालेंगे, देन I कैसे निकालेंगे, देन I अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, I निकालेंगे अपन dq/dt से, लाइक दिस। ओके और नॉट ओके? डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे बच्चों। ओके और नॉट ओके? सही बात है। ओके, और अगर हमारे पास में बच्चों करंट वेरिएबल हो, अगर हमारे पास करंट वेरिएबल हो तब हम dq बराबर क्या लिखेंगे, देखो तब हम देखो अगर करंट दे रखा है तो चार्ज पूछ सकता है, चार्ज दे के करंट पूछ सकता है, तो चार्ज दे के अगर करंट पूछे वेरिएबल से तो डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। और अगर करंट देकर वेरिएबल करंट दे के चार्ज पूछता है, भाई अगर करंट कांस्टेंट है तब तो q/t से q निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि I बराबर q/t क्या है, ये तो एवरेज है, यस और नो, कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में ऐसे। तो आप जानते हो अगर करंट कांस्टेंट है तो चाहे इंस्टेंटेनियस लिख लो और चाहे उसको इंटीग्रेट करके एवरेज लिख लो। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ dq/dt होता
तो डी क्यू बराबर क्या लिखोगे, आई इंटू डी टी। इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज आई तो बाहर आ जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो आप इससे अच्छा है कि आप सीधा ही लिख लो क्यू बराबर आई इंटू टी, जैसा हम पहले के क्वेश्चनों में कर चुके हैं। सही बात है बच्चों, मैं आप लोगों को सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास में चार्ज कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, आई बराबर क्यू बाई टी, और अगर वो वेरिएबल है तो किसी इंस्टेंट पे जाकर आप इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर वेरिएबल चार्ज दे रखा है तो आप करंट ऐसे निकालेंगे, और अगर आपके पास में वेरिएबल करंट दे रखा है तो आई इंटू डी टी। तो आप इसका इंटीग्रेट कर लोगे बच्चों आई इंटू डी टी को। तो इंटीग्रेट कर कर आप आपके पास में जो चार्ज है वो निकाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो जो बातें मैं आपको बताऊँ उस पर अपन क्वेश्चंस भी करें। सही बात है कि नहीं? तभी आप लोगों के कंसेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। चलो मैं इस पर क्वेश्चंस करवाता हूँ आप लोगों को, नोट कीजिए इसको। तो बच्चों जैसे कि जो शुरू के जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे उन पे गौर कीजिए। आप देखो मैंने वहाँ कहा था 3 एम्पियर करंट इज फ्लो। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, अब मैं टाइम वेरिएबल आपको अगर करंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, अगर यहाँ करंट वेरिएबल होगा तो चार्ज अपन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसके अंदर चार्ज वेरिएबल है, तो करंट पूछेंगे अपन आपसे। मैंने कहा इफ़ चार्ज Q इज इक्वल टू 4t² प्लस 6t प्लस 4 कूलम इज फ्लो in a wire then current flow at 3 सेकेंड। ठीक है जी, 3 सेकेंड हो चुके तो कितना करंट फ्लो हो चुका है। आप जानते हो चार्ज लगातार वेरी कर रहा है। अगर हम t की वैल्यू 0 से 3 तक गए, क्योंकि करंट फ्लो एट 3 सेकेंड पूछ रहा है मेरे से आपको, या 3 सेकेंड पे कितना करंट जा रहा है, तो अपन जानते हैं कि जब टाइम की वैल्यू 0 लिखेंगे तो तो ये चीज़ 0 हो जाएगी बच्चों। तो करंट चार्ज हमारे पास 4 कूलम आ रहा है। लेकिन अपन 1 सेकेंड लिखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 t की वैल्यू 1, तो यहाँ 4 प्लस 6 10 प्लस 4 14 कूलम चार्ज आ रहा है 1 सेकेंड पे। 2 सेकेंड पे कुछ अलग चार्ज जाएगा, 3 सेकेंड पे कुछ अलग चार्ज जाएगा। ओके और नॉट ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर जो Q है वो हमारे पास वेरिएबल है, यानी जो Q है वो फंक्शन ऑफ क्या है, T है, और वो आपको क्या दे रखा है 4t² प्लस 6t प्लस 4 कूलम। अगर हमारे पास Q वेरिएबल है तो हमारे पास करंट जो होगा वो dq बाई dt होगा। ओके और नॉट ओके। सो वी राइट, आपको डिफरेंशिएट करना अच्छे से अपन ने सिखा रखा है, बहुत जगह अपन काम में ले चुके हैं। मुझे लगता है इसको देख कर ही बता दोगे आप लोग। तो मुझे अच्छे से पता है कि इसके अंदर 2 तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8, और पावर को 1 कम कर देंगे तो 80। यहाँ पर बच्चों पावर 1 है तो 6 इंटू 1 कितना होगा 6, और पावर 1 कम करके लिखेंगे तो t की पावर 0 कुछ नहीं होता, और एक कांस्टेंट वैल्यू की जो है वो आपके पास में कितना होता है बच्चों 0 होता है डिफरेंशिएशन। तो आप अच्छे से जानते हो कि i की वैल्यू आ गई है आपके पास में। ये आप देख रहे हो यहाँ कि टाइम i भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड पे करंट क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन का सहारा लेना है। ओके और नॉट ओके। तो टाइम की वैल्यू, अगर मैं टाइम की वैल्यू कितनी लेता हूँ 3 सेकंड, तो जो करंट आएगा 3 सेकंड पे वो आएगा 8 इंटू 3, टी की जगह 3 रख देंगे बच्चों, तो 8 3 जा 24 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 27 एम्पियर आ गया आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम लगातार वेरी कर रहा है। अगर 0 सेकंड पे देखेंगे, 0 टाइम पे देखेंगे तो करंट जो आपके पास 3 एम्पियर मिलेगा। अगर 1 सेकंड पे देखेंगे तो 8 प्लस 3 11 मिलेगा, और अगर 3 सेकंड पे देखेंगे तो 27 एम्पियर मिलेगा बच्चों आपको करंट। ओके चलो इसको नोट कीजिए। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको देखकर आप लोगों को यहाँ पर एक देखो, मेरी बात सुनना, यहाँ पर जब आपको चार्ज दिया था तो आपको मालूम है कि ये स्क्वायर के टर्म में है, और जब भी आपका चार्ज टाइम के स्क्वायर में आ रहा है तो आप जानते हो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके टाइम बच ही जाएगा एक। तो टाइम यहाँ बच गया तो करंट भी वेरिएबल आएगा। अगर ये मान लो आपके पास इस तरीके से होता, मान लो ये इस तरीके से होता 40 प्लस 3 एम्पियर ऐसे कूलम चार्ज, तो आप जानते हो t की पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ये t हट जाएगा और कांस्टेंट करंट आ जाएगा आपके पास। तो 3 एम्पियर देख लो, 5 एम्पियर देख लो, करंट की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग। तो एक तो पावर देखते ही बता देना कि करंट जो होता है वो
क्या होगा, आप जानते हो कि एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर जो होता है वो 1 टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट भी करना आना चाहिए बच्चों आप लोगों को कि वेरिएबल करंट मिलेगा, कांस्टेंट करंट मिलेगा, चार्ज देखते ही बता सकते हो। जैसे मैंने कहा इफ़ चार्ज Q जो है ना वो 3T+4 कूलम इज पास्ड इन वायर। अब मुझे एक बात बताओ, इससे मिलने वाला करंट कांस्टेंट होगा या क्या होगा, आप खुद बताओ। तो आप कहोगे इसमें टाइम की जो पावर है वो 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करने से टाइम हट जाएगा, इसका मतलब करंट कांस्टेंट आएगा आपके पास। देखना इस पास्ड इन वायर देन करंट एट 5 सेकेंड। तो यहाँ करंट एट 5 सेकेंड का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि करंट कांस्टेंट रहेगा। देखना आप लोग कितना अच्छा क्वेश्चन आप कर रहे हो। मतलब ये चीज़ें जो है ना बच्चों सीखने वाली चीज़ें हैं और अपन इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। आपके पास चार्ज मान लो ये है, अपन जानते हैं यहाँ पर जो चार्ज होता है वो फंक्शन ऑफ टी है, टाइम के साथ चार्ज बदल रहा है। तो टाइम के साथ चार्ज बदलेगा तो करंट क्या होगा, dQ/dt। सो यहाँ पर ये कितना है बच्चों 3T+4। ओके गॉट इट। बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं, बताओ इसकी पावर 1 है तो 3 × 3 और t की पावर 1 कम करके लिखेंगे तो t की पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 3 एम्पियर आ गया। अब देखो करंट कांस्टेंट आया, मैंने कहा ना देखते ही पता लग जाना चाहिए यहाँ करंट क्या है, कांस्टेंट आएगा आपके पास। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसका डिफरेंशिएशन करके, अगर आपको समय बचाना है तो 3 × 1 यानी 3 + 0 तो करंट कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, और वो कांस्टेंट रहेगा तो 5 सेकंड पे भी कितना रहेगा 3 एम्पियर रहेगा। अब अपन जानते हैं बच्चों करंट जो है वो 3 एम्पियर है और ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप मान लो टाइम जो है वो 5 सेकंड लेते हो, 5 सेकंड लेते हो बच्चों, तो भी आपके पास करंट जो है वो 3 एम्पियर ही रहेगा। ओके और नोट ओके, नोट कर लीजिए इसको भी बच्चों। अगर मैं आपको वेरिएबल करंट देता हूँ तो उसको भी आप कर सकते हो। तो ये जो आपकी क्लास है डेडिकेटेड है, ये केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड है कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट, करंट क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से अपन इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। ओके नेक्स्ट, अब देखो अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं कि इफ़ करंट, इस बार मैं करंट वेरिएबल दे रहा हूँ बच्चों आपको ना 2t² + 3t। चलो यहाँ पर इस तरीके से दे देता हूँ 2t+3 एम्पियर इज फ्लो इन वायर। आप जानते हैं कि यहाँ पर करंट जो है वो वेरिएबल है टाइम के साथ, इज फ्लो इन वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट जा रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट जाएगा। टी की वैल्यू 0 रखोगे तो ये चीज़ हट जाएगी 3 एम्पियर जाएगा, टी की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 एम्पियर, टी की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4 + 3 7 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट फ्लो करेगा, और अगर अलग अलग फ्लो करेगा तो चार्ज भी अलग अलग फ्लो करेगा। तो मैंने आपसे पूछा इन वायर देन चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 3 सेकेंड। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं पूछ रहा आपसे, वो तो आपकी बराबर एनी बाद में ही निकाले ना, ये वैसे मैं भी यही करूँगा। द चार्ज फ्लो इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ। इन 3 सेकेंड का मतलब 0 से 3, ठीक है जी। तो वहाँ क्वेश्चन में था एट, यहाँ इन है बच्चों, बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। इन 3 सेकेंड का मतलब 3 सेकेंड बीत चुके हैं। तो आप जानते हो कि आई बराबर क्या है आपके पास 2t+3 एम्पियर है, और यहाँ आई जो है वो फंक्शन है किसका, टी का। तो आप जानते हो कि यहाँ आई बराबर क्या लिखोगे dQ/dt। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो I × dt। अब 3 सेकेंड में निकालना है तो 3 सेकेंड अच्छा खासा टाइम है, तो हम यहाँ पर देखो एट 3 सेकेंड है, इसका मतलब किसी इंस्टेंट पर। तो I बराबर क्या था dQ/dt, तो किसी इंस्टेंट के ऊपर I कितना है, सही बात है कि नहीं। और अगर मैं 3 सेकेंड में पूछ रहा हूँ इसका मतलब आपको एवरेज निकालना है, इंटीग्रेट करके निकालना है, यस और नो। इन 3 सेकेंड का मतलब फाइनाइट टाइम। तो देखो यहाँ पर फाइनाइट टाइम ही बोलेगा, लैंग्वेज ऐसी ही होती है बच्चों क्वेश्चन में। तो यहाँ पर dQ टोटल चार्ज 0 से क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, 0 से Q। तो I की वैल्यू देखो, I यहाँ कांस्टेंट है या वेरिएबल है,
तुम कहोगे वेरिएबल है तो आई बाहर नहीं आएगा, आई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो टोटल चार्ज तो क्यू आ गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आई की वैल्यू रखो आप, कितना आपके पास 2t+3 और यहाँ पर dt, यहाँ टाइम 0 से कितना लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ टाइम चेंज हो रहा है। देखो 0 से 3 है, इसका मतलब फाइनाइट टाइम है और हम इसका इंटीग्रेशन करके इसका एवरेज निकालेंगे बच्चों। तो देखो आप लोग यहाँ पर 2t इंटू dt क्या हो जाएगा, देखो आपको इंटीग्रेशन करना सिखा रखा है, 2 तो बाहर आ जाएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2, 0 से 3 प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो इसके अंदर 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t 0 से 3 तक। तो बच्चों ये आपके पास 2 से 2 तो क्या 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, यहाँ पावर 3 है, काट मत देना उसको तुम, यस और नो। और सॉरी 0 से 3 है तो इसके अंदर 2 से 2 तो क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, पावर गलती से देख लिया बच्चों, इट्स माई मिस्टेक। ये तो लिमिट्स हैं 0 से 3, तो यहाँ 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया बच्चों। और इसके अंदर देखो यहाँ पर एक बार तो t की जगह कितना लिखोगे 3 लिखोगे और एक बार 0 लिखोगे, तो 3 का स्क्वायर ही लिख दूँ। और यहाँ पर देखो आपके पास एक बार 3 तो बाहर है और t की एक बार 3 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो 3 - 0 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 9 यानी कि आपके पास 18 कूलम चार्ज आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो आप ये Q = N लिख देना। तो हम जानते हैं Q = N होता है, तो यहाँ 18 लिख देना, यहाँ N आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 लिख दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे बच्चों। एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी करवा दूंगा। तो ये देखो आप लोग यहाँ पर समझो कंसेप्ट को, कंसेप्ट समझना जरूरी है। आपको यहाँ पर करंट वेरिएबल दे रखा है टाइम के साथ, तो आप जानते हो कि चार्ज कितना फ्लो होगा। तुम कहोगे करंट तो 3 सेकंड के अंदर अलग अलग गया है, तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो किसी इंस्टेंट के ऊपर I = dq/dt है, तो एक बार अगर मुझे ये निकालना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके चार्ज निकालूंगा। सही है कि नहीं है? इस तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो बच्चों इसके अलावा भी अपन और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन थे, उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं और करवाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसमें। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकलवा दूँ एक बार और, है ना। तो आपको चार्ज का अगर वेरिएबल दे रखा है तो आप करंट निकाल सकते हैं dq/dt से, और अगर आपको करंट वेरिएबल दे रखा है तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं फाइनाइट इंटरवल के अंदर। मैंने कहा इफ करंट, मुझे लगता है बच्चों ये आप खुद करेंगे, 40 + 4 एम्पियर इज फ्लो इन ए वायर। एक वायर के अंदर बच्चों आपके पास ये करंट फ्लो हो रहा है, सही बात है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 4 सेकेंड। देखो आप लोग यहाँ पर 4 सेकेंड में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर अपन इसको 3 सेकेंड कर देते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, आपके पास करंट जो है वो वेरिएबल है 40 + 4 एम्पियर, यस और नो। तो I बराबर क्या होगा, जब भी वेरिएबल होगा तो अपन यहाँ पर टाइम के साथ वेरी कोई भी चीज़ करिएगी तो अपन इंस्टेंटेनियस पे जाते हैं बच्चों पहले। तो यहाँ पर I = dq/dt, I × dt जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा बच्चों। I की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 40 + 4 × dt। टाइम की लिमिट 0 से कहाँ तक सेकंड है, 3 सेकंड तक है। तो अब यहाँ पर अपने पास जो टोटल चार्ज आ गया बच्चों वो आ गया, देखो टोटल चार्ज हमारे पास वो आ गया, देखो 40 × इस बार इसको थोड़ा सा मैं अलग अलग लिख देता हूँ। मान लो अगर आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत आ भी रही हो, वैसे बच्चों दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बिकॉज अपन ये चीज़ बहुत जगह कर चुके हैं। देखो अपन ने ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो 40 × dt और 4 × dt। अब बच्चों देखो इसके अंदर 4 तो बाहर आ जाएगा और t और इसके अंदर कितनी पावर है टोटल 2/2, यहाँ 0 से 3, यहाँ 4 बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t 0 से 3, तो यहाँ 2 से 2 काट दो आप, वो पावर नहीं है बच्चों लिमिट है, तो यहाँ से कट जाएगा तो 2 और एक बार इसकी जगह 3 का स्क्वायर, एक बार 0 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों दैट्स माई मिस्टेक, 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ओके ठीक है। एक बार 3 लिखना है एक बार 0 लिखना है, 4 एक बार 3 एक बार 0, मैंने स्टेप्स को बढ़ा दिया इस बार। तो 9 और यहाँ पर 4 × 3, तो बच्चों ये 9 × 2 = 18 और 18 और 4 × 3 = 12, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 30 कूलम चार्ज।
अब आप जानते हो कि यहाँ 30 कूलम ऑफ चार्ज अगर टोटल प्रोवाइड किया गया है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का बताता हूँ मैं। अब अगर यहाँ पर 30 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया गया है बच्चों, देखो एनर्जी से काम करो आप लोग, है ना। इन क्वेश्चंस को, जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ बच्चों, इनको बहुत प्यारे तरीके से आपको कर लेना है। तो अब जानते हैं हम यहाँ पर कि Q बराबर क्या होता है एन, और 30 कूलम अगर चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, ये आप ऐसे निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो बताओ 30 कूलम में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे निकालेंगे आप, 30/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, +19। तो जाहिर सी बात है इसको सोल्व करके आप n निकाल सकते हो। नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात तो इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत क्या है, डायरेक्शन होती भी कि नहीं होती है, और अगर होती है तो हम इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं। तो एक्चुअल में जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। इज डेट क्लियर और नॉट। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसी भी कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर अपन अगले स्लाइड के अंदर डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। पहली बात तो डायरेक्शन रिक्वायर्स, करंट के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैं इसी स्लाइड में आपको बता देता हूँ। फिर आप इसके बारे में पता करके आना जब तक अगली स्लाइड की आप क्लास लोगे, जब तक कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर होती है। इतना तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो करंट है उसमें डायरेक्शन की नीड होती है। मैं कहूँ 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आप ये तो पूछते ही हो ना, सर किस डायरेक्शन में जा रहा है, यस और नो, ये तो पूछोगे ही। जैसे मैंने कहा कि मान लो इसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरे पास ये वायर है, डायरेक्शन की बात भी अपन करेंगे बाद में। ये एक वायर है, देखना मैं डायरेक्शन का महत्व बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा इधर 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इधर मैंने कहा इधर 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चों। इधर ये मैंने लिख दिया आपके पास में, देखना आप खुद कहोगे डायरेक्शन, अभी देखना आप कहोगे डायरेक्शन क्या है। अगर खुद नहीं बताओ ना। अब मैंने कहा कि बच्चों इधर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है जी। इधर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर की डायरेक्शन मैंने दे दी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। अब मैंने कहा इधर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, यदि यहाँ पर 3 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, बताओ इधर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बच्चों इधर, टेल मी द आंसर। अब बच्चे अटक गए, बिकॉज दे नीड द डायरेक्शन, बिकॉज यू नीड द डायरेक्शन। आप यहाँ फंस ऐसे रहे हो कि देखो मेरी बात सुनना। पहली बात तो देखो करंट जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं जनरेट नहीं होते, जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो इस यहाँ पर जो एटम्स हैं, जब भी एटम मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट के अंदर जब अपन तार लेते हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं और वो कभी आयन नहीं बनाते, ठीक है। क्योंकि अगर वो कैटायन बनाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कभी आयन नहीं बनाते, सही बात है कि नहीं। यानी कि वो एक्स्ट्रा चार्ज गेन नहीं करते, अगर वो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र करते हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसने 10 इलेक्ट्रॉन एटम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन अगर आए हैं तो अगले इंस्टेंट पे भी 10 ही जाएंगे, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितने जाएंगे, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इधर गए, ये जो इलेक्ट्रॉन आप बता रहे हो वो इधर ऐसे गए या इधर से आ रहे हैं। तो यू नीड डायरेक्शन, इसीलिए कहा मैंने करंट को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इज दैट क्लियर और नॉट। अब मैं अगर इसकी डायरेक्शन दूंगा तो आप आंसर बता दोगे, और अगर मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा तो आप आंसर नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए करंट के अंदर क्या ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की। अब मैंने कहा बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तुमने कहा ये इधर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आए, तो बच्चे उधर जा रहे होंगे, यस और। तो अब देखो बच्चों, अब आप अच्छे से समझो कि अगर मान लो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को इधर बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो आपको ये आंसर निकालने के लिए देखो आप समझो कि इधर से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इंटू 10⁻23 आ रहे हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है उनका कुछ हिस्सा इधर जाएगा तो बाकी बचा हुआ हिस्सा इधर जाएगा, अगर मैं डायरेक्शन ऐसे देता हूँ, यस और नो। और अगर मैं ये डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो आप कहेंगे कि देखो इतने इलेक्ट्रॉन तो इधर से आ रहे हैं, सही बात है बच्चों, देखो इतने इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, और प्यारे बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, तो ये सारे मिलकर ही तो इधर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्शन ऐसे रखता हूँ तो आप
इन इलेक्ट्रॉन को और इन इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो आपके पास 9 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। और अगर मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर दूँ तो आप कहोगे इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे थे, उसमें से इतने इधर चले गए, तो यहाँ जाने वाले इलेक्ट्रॉन इसमें से इसको माइनस करने से आएंगे। तो आप एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसका आंसर निकालने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत है, और डायरेक्शन की ज़रूरत है इसीलिए करंट जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको कैलकुलेशंस में यूज़ करने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड होगी। यस और नो। अब आप एक चीज़ देखो कि डायरेक्शन की नीड तो है, साथ में डायरेक्शन को अगर मैं इधर रखता हूँ तो आंसर अलग आएगा और इधर रखता हूँ तो अलग आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन से कैलकुलेशंस और उनसे आने वाले आंसर प्रभावित होते हैं। इसका मतलब करंट बिना किसी डायरेक्शन के कैलकुलेशंस में काम नहीं आएगा। यस और नो। सो करंट नीड्स एंड रिक्वायर द डायरेक्शन सो डैट वी यूज़ करंट इन कैलकुलेशंस में अगर हम करंट को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। इसीलिए आप नेक्स्ट स्लाइड तक बच्चों ये पता करके आना कि करंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर है, और अगर है तो या फिर दोनों ही नहीं है या क्या है, तो आप पता करके आना बच्चों ना। ओके, तो चलो मैंने ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ N3 पूछा है बच्चों मैंने। अगर डायरेक्शन इधर बता रखी है, इधर बता रखी है, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे देखो बड़ा आसान काम है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन, ये N1 मान लेते हैं, यदि इतने इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं लॉस्ट नहीं होते, कहीं ख़राब नहीं होते, कहीं से प्रोड्यूस नहीं होते, दे आर सिंपली मूविंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम्स इन ए सिंपल वायर। सो अपन यहाँ पर नेट जो करंट होगा वो यानी कि N3 होगा वो N1 - N2 होगा। तो बच्चों 6 × 10⁻23 में से 3 × 10⁻23 माइनस करना है। अब यहाँ पर पावर तो एक जैसी है तो ये तो कॉमन आ जाएगा, और 6 में से 3 गया तो यहाँ बच जाएगा 3। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर बच रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? मेरी बात समझ में आ गई? सो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि जो इस आंसर की कैलकुलेशन है वो इस डायरेक्शन के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हो, यहाँ इतना करंट आया, उसमें से इतना करंट इधर चला गया, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा। अब करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो फ्लो में लेते हैं या अपोजिट में लेते हैं, इस बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि एक करंट जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है इन नेक्स्ट क्लास। ओके, जब तक प्यारे बच्चों आप अपना ध्यान रखें और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको बहुत प्यारे तरीके से पढ़ें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आती है तो वो डाउट जो है वो बिल्कुल आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे से पूछें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। ओके, हैव ए नाइस डे। अपना ध्यान रखना बच्चों, ठीक है जी।